ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जनादेश 2022। इस कार्यक्रम में हम गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणामों पर हिंदी और अंग्रेजी में परिचर्चा करेंगे। भाग ले रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, शिमला से प्रोफेसर शशिकांत शर्मा और अहमदाबाद से केतन त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव और पत्रकार विनय कुमार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना पर आज देश भर की नजरें लगी हुई थी। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटों की गिनती में तस्वीर साफ हो गई है। दोनों ही राज्यों में जनता ने बहुत स्पष्ट जनादेश दिया है। अगर आपको ताजा हाल बताएं तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत के साथ गुजरात में रिकॉर्ड 7वीं बार सत्ता में लौटी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। गुजरात में 182 सदस्यों के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 154 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे चल रही है। जिन 2 सीटों पर अब भी गिनती जारी है वो है लिंबायत सीट, जहां भाजपा उम्मीदवार संगीता बेन राजेंद्र पाटिल निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 58,000 से अधिक मतों से आगे हैं। वातवा सीट पर भाजपा उम्मीदवार बाबू सिंह साराभाई जाधव कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत सिंह हेमंत चंद गढ़वी से 1 लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी 5 सीट पर विजयी रही है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्यों की विधानसभा में सभी के परिणाम मिल गए हैं। 40 सीट जीतकर कांग्रेस सत्ता में लौटी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती हैं। 3 सीटें निर्दलीयों के खाते में गई है। प्रसाद, अगर शुरुआत करें तो जिस ढंग से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के भी अपने अनुमान थे, उससे भी वो पार चली गई। 150 उन्होंने कहा था और शायद उनको भी विश्वास नहीं होगा कि वो वहां तक जाएंगे। बहुत सारे सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रचार की रणनीति बनाई। मोदी उनके एकमात्र चेहरा थे ही। लेकिन क्या आप लगता है ये तो बाहरी तौर पर ये कारण नजर आते हैं, विश्लेषक के तौर पर आप क्या मानते हैं, मोदी मैजिक या मास्टर स्ट्रोक रणनीति के स्तर पर? दोनों, मेरा मानना दोनों है और दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखिए मोदी जी तो एक चेहरा है और सबको पता था कि वो चेहरा रहेंगे और उन्होंने बढ़ चढ़ के जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया और सबको मालूम था और उन्होंने जो उनका शैली थी वो तो सबको गुजरात के लोगों को परिचित है। उनका काम कार्य शैली से परिचित है, कार्य जो किया वो परिचित है। वो सारे उन्होंने उसको अग्रसर किया। साथ ही साथ अगर आप रणनीति देखें, विपक्ष में जो बिखराव था, जिस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रहार रहा कांग्रेस पे, आम आदमी पार्टी को उन्होंने दूर रखा है इसमें। तो उससे क्या हुआ कि जो भी टारगेट कांग्रेस को भी ये, और दूसरा ये है कि कांग्रेस के साथ उनको ये रहा, पुराना कांग्रेस को था कि हमारे पास जो है ग्रामीण इलाके के वोट है, हमारे पास जो जनजाति वोट है, जो पिछले बारी लेके आए थे, वो उनकी तरफ जो सारे जो आंकड़े निकले हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं नहीं है। तो कहीं 150 का जिससे लोगों ने कहा सुनामी आई है, तो ये तो सुनामी से आगे निकल गई एक तरह से अगर आप कहें तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि दोनों चीजें। देखिए इतना तो सबको पता लग गया पिछले 2014 से जो हम देखते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो चुनाव का पूरी प्रणाली है वो अद्भुत है। बट प्रसाद, इफ वी सी द फैक्टर्स बिहाइंड दिस phenomenal victory in Gujarat, we'll talk about Himachal also later. If you are asked to pinpoint 3-4 factors which went in favor of BJP apart from the magic of Prime Minister Modi, what will you say? Organizational apparatus, well-oiled machinery, and BJP has also performed very well in tribal belt of Gujarat, which it did not in earlier elections. So what will be the 3-4 factors which you will attribute to BJP's victory? Those two are constant. What he said, Prime Minister Modi and his charm, that Gujarati Asmita on which the whole party has been talking about all throughout. The fact that the opposition was divided with the entry of Aam Aadmi Party, and today all the results show that there was a division of votes which made a difference. Sorry. One thing is, they talked of governance, they talked of the larger delivery on promises made, whether it was Ram Temple, whether the other issues, constantly that was the positive plank they always had. They went with that thing. They did not forget. At the same time,
governance issues were reminded to people all the time that, listen, we have delivered. And if you remember one of the speeches, the point was, we have made this Gujarat. So, the kind of pride and the kind of development. And mind you, very two important projects had come up which address the larger issue which was undercurrent of unemployment. So you see, there were messages all throughout that it's a work in progress the BJP wanted to project. And also the Union Home Minister Ramesh Shah, who is close confidant of Prime Minister Modi, he was the chief strategist and architect of the party in Gujarat. And in all his interviews to media before elections, he sounded very confident that we will break all records. BJP will break all records. And I think they knew their back of their hand very well. चलते हैं गुजरात, जहां से राजनीतिक विश्लेषक केतन त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केतन जी, चर्चा में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। आपसे ये समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर विपक्ष की थोड़ी बात करें, 27 साल एंटी इनकम्बेंसी के थे उनके पास भुनाने को, बहुत सारे मुद्दे भी विपक्ष के पास थे, उन्होंने इसको उठाए भी। क्या लगता है, जो भीतरी बनाम बाहरी का मुद्दा वहां हो गया कि कांग्रेस के पास कोई लोकल बड़ा चेहरा नहीं था, आम आदमी पार्टी भी बाहर से गई, केजरीवाल के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही थी, यहां पर वो मात खा गए, या फिर कांग्रेस ने जो स्टार प्रचारक उनके हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं गए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, एक दिन में उन्होंने सिर्फ 2 सभाएं की। गुजरात कांग्रेस ने ये सोचा कि लोकल लीडर्स के सहारे प्रचार करके इस चुनाव को जीता जाए, लेकिन चारों खाने चित हो गए। क्या कारण देखते हैं आप? जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रमुख 2 कारणों से वो हार गई। रादर 3 वजह हम गिना सकते हैं। सबसे पहली वजह ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रणनीति है, जो क्रमशः भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने ग्राउंड में दिखी, वो समझने में पूरी कांग्रेस की प्रदेश नेतागिरी है, शीर्ष नेतागिरी, वो पूरी तरह विफल हुई। उसको ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप जो प्रदेश की और सेंट्रल की कारपेट बॉम्बिंग कर रही है, प्रधानमंत्री जी रोड शो कर रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है इसलिए कर रहे हैं। वो उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सोची समझी रणनीति है। और अभी हमारे एक विश्लेषक ने कहा कि बीजेपी का एक इलेक्शन मैकेनिज्म है, वो उसका एक हिस्सा है। कांग्रेस के नेतागिरी यही सोच में रहेगी कि बीजेपी मुश्किल में है इसलिए प्रधानमंत्री को बार बार आना पड़ रहा है। तो पूरी तरह से जब आप हरीफ की रणनीति को समझ नहीं पाओगे तो आप उसको काउंटर नहीं कर पाओगे, नंबर 1। दूसरा, प्रदेश की नेतागिरी में जिस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी में देखा है कि एक सेंट्रल लीडरशिप से एक स्ट्रेटेजी बनती है और प्रदेश की नेतागिरी उसको इम्प्लीमेंट करती है ग्राउंड पे। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना पावरफुल नहीं है, ना तो उनके पास कैडर है, जिसकी वजह से कोई एक सेंट्रल लीडरशिप ने ऐसा मान के चलिए कि गुजरात की प्रदेश नेतागिरी के भरोसे ही छोड़ दिया था। ना तो किसी ने गुजरात चुनाव में क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश की, ना तो सेंट्रल लीडरशिप गुजरात आई। नए चुने गए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी 27-28 नवंबर के बाद, मतलब आखिरी चरण में 2-4 दिन गुजरात में आए। तो पूरी तरह से प्रदेश नेतागिरी को अपने हाल पे छोड़ दिया गया और प्रदेश नेतागिरी में भी कोई एक बड़ा चेहरा नहीं है जो जिसकी एक गुजरात व्यापी, एक गुजरात वाइड एक अपील हो। तो हालत ये हुई कि हरेक प्रत्याशी को अपने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना पड़ा। ना तो उनके पास पूरे संसाधन थे, ना तो कोई एक पार्टी का सपोर्ट था। तो सब लोगों ने अपने अपने चुनाव को अपने तरीके से लड़ा और नतीजा वही हुआ जो होना था। तीसरा एक प्रमुख फैक्टर है कि 2017 के जो हम वोट शेयर की गिनती करें तो भारतीय जनता पार्टी को 49 पॉइंट वोट शेयर मिले थे, जिसमें उन्होंने 3% की बढ़त, 3% बढ़त हासिल की है। लेकिन उसमें सबसे प्रमुख हिस्सा है कि शहरी विस्तारों में और जो 156 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जीते, वो
लंबे मार्जिन से जीते हैं, करीबन 10,000 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। तो वो खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने ही लीड का रिकॉर्ड तोड़ा है और करीबन 1,91,000 मतों से वो जीते हैं। तो उसने खुद का वोट शेयर बढ़ाया। सामने जो कांग्रेस को 2017 में 41.44% वोट शेयर मिला था, उसमें डिवीजन हो गया, विभाजन हो गया ऑपोजिशन के मत का, की मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट थे जो पहले सिर्फ कांग्रेस के खाते में जाते थे, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में बट गया। आम आदमी पार्टी को करीबन 13% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को एक जो अनुमान है उसके हिसाब से करीबन 27% वोट मिल रहा है। करीबन 40% वोट शेयर वो वहाँ हम देख सकते हैं। तो ये वोट का विभाजन भी एक प्रमुख कारण है कि जो बीजेपी को वोट देना नहीं चाहता जो वोटर, उसने आम आदमी पार्टी को दिया, कुछ लोगों ने कांग्रेस को दिया। तो नतीजा यही हुआ कि उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। Mr. Virender Pandit, welcome to the program. Yes. Mr. Pandit, you heard what our political analyst, Mr. Ketan Trivedi, was telling us. My question to you is that apart from Prime Minister Modi's magic, the BJP's journey in Gujarat, if we see, they changed chief ministers. Bhupendra Patel was brought in much late. Ministers were changed. So how did people see these changes? What was the message which BJP was able to convey, that it is ready to make to take remedial measures in terms of governance, and politically we know that machinery of BJP is very well oiled. What was why BJP went on with these changes, and would you think that these resulted in better governance and these results which we are seeing in Gujarat today? Yes. In my opinion, the BJP has been making efforts in every election to check out some of the unpopular MLAs. The BJP leadership's view is that anti-incumbency is basically against the MLAs because they are the ones who actually come into conflict with the people. And people's dissatisfaction is largely because of the inactive MLAs. So every time, 30 to 40%, in every election, 30 to 40% MLAs are changed. And in the same vein, the last year, even government in Gujarat was changed completely. And results are there for us to see. So, would you say that, anti-incumbency turned into pro-incumbency, as Union Home Minister Amit Shah has been saying over the past, week or 10 days? So, there was no phenomena of anti-incumbency, despite the fact that BJP has ruled for 6 consecutive terms in Gujarat? Yes, the impression in the BJP leadership was that the previous Chief Minister, Vijay Rupani, was not as effective as he should have been. Mm-hmm. And some of the ministers in his cabinet were also unpopular. So the BJP decided last year to change the entire cabinet. And overnight, Gujarat got a new leadership under Bhupendra Patel, who was the first time, he was not even a minister. Right. First chief minister, first time as an MLA in only 2017. So, he was a fresh, although he's a senior leader, but as an MLA or as a chief minister, he came with a clean slate. Mm-hmm. And that's the difference. गुजरात में जहां सत्ताधारी दल की वापसी हुई है, वहां हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेंड है एक के बाद एक सरकार बदलने का, वो इस चुनाव में भी जारी रहा। चलते हिमाचल प्रदेश, जहां से राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत जी, चर्चा में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी विकास के नाम पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस में बहुत गुटबाजी भी सुनने को मिल रही थी। बहुत सारे गुट बने और ये भी कहा जा रहा था कि शायद चुनाव से पहले ही वहां विभाजन हो जाएगा, लेकिन आला कमान ने उस विभाजन को रोके रखा और अब जनता ने भी उस पर मुहर लगा दी।
क्या कारण देखते हैं आप वहां? देखिए, जहां तक विकास की अगर हम बात करें, मुझे लगता है कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां पर एक विकास को लोग एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर कोई भी सरकारें रही हो, अगर आप हिमाचल की तरक्की का अगर ग्राफ देखें तो मुझे लगता है किसी भी सरकार में विकास कम यहाँ नहीं हुआ। हमेशा विकास की गति हमेशा तेज रही, वो कांग्रेस की सरकारें हों या बीजेपी की, दो ही दलों की सरकारें यहाँ पर रही हैं। तो कुल मिलाकर विकास एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है यहाँ प्रभावित नहीं करता चुनाव को। और इसका एक ताजा उदाहरण ये भी है कि जैसे आप देखें कि हिमाचल में इस बार अगर सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो सैकड़ों करोड़ की लागत से एक रोहतांग टनल का निर्माण किया गया, जिसे अटल टनल कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां आए और वो समर्पित की लाहौल स्पीति के लोगों को, जिससे उनका जीवन बदल गया पूरा। वो जिस क्षेत्र में रहते थे वो बर्फ से कटा रहता था 6 महीने, अब वो सारा साल उनकी आवाजाही पूरी दुनिया के साथ उनका एक जुड़ गए वो लोग। उसके बावजूद वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और वहां के लोग पहले लोकसभा चुनाव में वहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली और अब विधानसभा के चुनाव में वहां की सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में चली गई। तो विकास इसी तरह से जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने गृह क्षेत्र बिलासपुर जो है वहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ये इन्होंने बनवाया वहां पे, और वो बिल्कुल उसका उद्घाटन वो भी समर्पित किया, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन उसके बावजूद वहां पर भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस बीजेपी को नहीं मिला। तो विकास को मुझे लगता है कि हिमाचल के लोग एक निरंतर प्रक्रिया के तौर पर लेते हैं और उन्हें लगता है कि विकास करना हर सरकार का काम है। ये 1993 के बाद जितने इलेक्शन हुए उन सब में यही ट्रेंड नजर आया है। तो जीत हार के कारण यहाँ विकास मुझे लगता है कभी नहीं रहा। यहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी जनरेट होती है वो एक्सपेक्टेशन जो है उनकी जब आशाएं और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती सरकार से, जो व्यक्तिगत तौर पर ज्यादा रहती है, उस वजह से यहाँ हर बार वो सरकार बदल देते हैं। क्योंकि छोटा प्रदेश है, थोड़े वोटर हैं, एमएलए के साथ सीधा संपर्क रखते हैं, मंत्रियों के साथ सीधा संपर्क रखते हैं। मुख्यमंत्री के फोन पर डायरेक्ट फोन करने की रिवाज यहाँ लोगों में है। लोग मुख्यमंत्री जी को भी फोन कर देते हैं और कई बार ऐसा भी रहता है कि मुख्यमंत्री खुद फोन उठा लेते हैं। ये चीजें ऐसी रहती है कि जब ये चीजें हर आदमी को लगता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस अब वो पूरी नहीं हो रही और वो एक तरह से उसे लगता है कि जैसे अब उसका काम नहीं हो रहा है, तो वो सरकार के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो जाता है और हर सरकार को ये झेलना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वही स्थिति इस बार से यहाँ हुई है। कोई बहुत बड़ा कारण यहाँ हार का कोई बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई बड़ी चर्चा नहीं हुआ। हर बार की तरह लोगों ने उन लोगों को बदल दिया जिसको वो 5 साल एक बार जिसके साथ वो काम करते रहे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शशिकांत जी आप। And Prasad, as you heard what Professor Shashikant Sharma was telling us about Himachal Pradesh. So on the same lines, my question to you will be that, it was only BJP's failure to buck the trend in Himachal Pradesh. What Professor Sharma was saying, no big takeaway from that victory of Congress from Himachal, where Congress has won 40 seats and BJP is on 25. So the message is the behavior of people in two states is totally different. And while Gujarat is home state of Prime Minister Modi, Himachal is also home state of party President JP Nadda and our central minister, INB Minister Anurag Singh Thakur. Well, Vinay, I think one of the things which has been noticed right throughout the campaign, in fact, if you notice, the Congress went on promising the old pension scheme. Now remember, Himachal has a large percentage of Himachal people depend on the government for employment. So there's a very large pool of, and if you remember, in the 1980s, sometime in the 80s time when Mr. Shantakumar was the chief minister, he kind of took some strict action against government employees and he lost the election. Because they are determined to, as Mr. Sharma was saying, people are directly connected to the minister and the chief minister, so they have some kind of access. At the same time, if things are not done, they take it personally, probably. But in this case, old pension scheme was like a bee in the bonnet for all political parties. And the Congress, if you look at it, Rajasthan and Chhattisgarh governments around the same time announced that they are going to they've notified the old pension scheme. Now here was a government which is promising, here is a party which is promising that the moment it comes into power, however financial and all is something which is a separate issue. So I think that was one big takeaway in this election.
And also, the Congress has not relied upon any chief ministerial face in Himachal. Whereas if we see in BJP, there is a distinct difference. No, because BJP was in the government, Mr. Jairam Thakur was the chief minister, and unlike Gujarat, they did not change because they were comfortable under him. Even though there were some murmurs around some time a year ago that there could be a possible change, it never happened. But another significant factor is Congress did not have a Veerbhadra Singh who was acceptable in both Upper Himachal and Lower Himachal. It's a very, very common thing here, but Congress very smartly put his widow, member of parliament, as the in charge of the party chief. So now, of course, they have a problem of plenty today. There are many people who would be aspirant to become the chief minister, but there's a secondary issue. The fact is the Congress knew to play on the virasat of Raja Veerbhadra Singh, as they call it. जी हाँ, बिल्कुल। एक बार फिर चलते हैं गुजरात अपने राजनीतिक विश्लेषक केतन त्रिवेदी के पास। केतन जी, आज प्रधानमंत्री ने जो भाजपा मुख्यालय में संबोधन दिया कार्यकर्ताओं से, और भाजपा अध्यक्ष भी वहां मौजूद थे, उन्होंने एक बात कही कि आज के युवा सवाल पूछते हैं और उनको जब सवाल का जवाब मिलता है तभी वो राजनीतिक पार्टी का साथ भी देते हैं। गुजरात में ये जो बम्पर जीत है, ये जो रिकॉर्ड जीत है, उसमें युवाओं की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो भाजपा ने घोषणा पत्र में वायदे किए हैं और पिछले 27 वर्षों से वो जो गुजरात के लिए करती आ रही है, उस पर युवाओं का ये विनिंग स्टैंप मान लिया जाए? जी बिल्कुल। आप देखिए, जब गुजरात प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे, तब से लेके मतलब गुजरात में आप एक तरह से देखें तो 1995 से भाजपा का शासन है। तो लगभग 1 करोड़ ऐसे वोटर है गुजरात के टोटल 4 करोड़ 90 लाख वोटर में से 1 करोड़ वोटर ऐसे हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस का शासन देखा ही नहीं है। मतलब या तो 90 के दशक में जो पीढ़ी का जन्म हुआ है उसको जो पहली बार वोटर बना, दूसरी बार आज वोट डाल रहे हैं, उस लोगों को पता ही नहीं है कि कांग्रेस का शासन क्या था। उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को देखा है। जहां तक मैनिफेस्टो का इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चुनावी रैलियों में उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि हमने जो वादे किए थे वो वादे हमने निभाए हैं, चाहे वो 370 की कलम हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो। तो लोगों के मन में और गरीब वोटों के मन में एक छवि साफ तौर से उभर के आई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो नरेंद्र मोदी का जो कमिटमेंट है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। युवाओं के साथ साथ एक महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाने में है, जो रिकॉर्ड आज कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2007 की जो गुजरात विधानसभा चुनाव का इलेक्शन था, उससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में महिला सम्मेलनों की शुरुआत की थी। तब शिक्षामंत्री थी उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, वो शिक्षा मंत्री थी और उनके नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे महिला सम्मेलन बुला के एक महिलाओं की एक अलग वोट बैंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ की कौन से क्लास से है, कौन सी जाति से है, कौन से एरिया से है, वो ट्राइबल से भी हो सकता है, साउथ गुजरात से, उत्तर गुजरात से, सौराष्ट्र से, तभी से सिर्फ महिलाओं के सम्मेलन करके तब से एक बीजेपी की एक बहुत बड़ी महिला वोट बैंक क्रिएट हुई है। तो वो युवा और महिला दोनों की जो एक नई वोट बैंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन और क्लास, एक जो बीजेपी ने क्रिएट की है, और वही 2 वोट बैंक है जो आज भारतीय जनता पार्टी को 156 बैठक का नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बहुत हद तक उन्होंने मदद की है। जी हाँ केतन जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्रसाद सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी फीफा विश्व कप भी चल रहा है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल होने हैं, लेकिन 2024 के चुनाव का ये सेमीफाइनल माना जा रहा था, गुजरात का चुनाव, और इस बम्पर जीत से उस चुनाव के क्या मायने निकाले जाएं? मैं इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से अगर हम राजनीतिक विश्लेषण की बात करें, हम हर असेंबली चुनाव को एक तरह से मानते हैं कि 2024 या अगले आने वाले लोकसभा चुनाव का एक तरह से, क्योंकि लोगों की मंशा और लोग क्या सोचते हैं वो एक दर्शाता है। हालांकि
हाँ, भारतीय राजनीति में आप देखें उठा के पन्ने इतिहास के, कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरह से लोकसभा में वोट होता है ठीक हूबहू असेंबली में वही दर्शाते हैं या वाइस वर्सा कई है, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी जीत है। इससे 2 वजह से प्रधानमंत्री गुजरात से जुड़े हुए हैं, वहीं से आते हैं, तो एक माना जा रहा है कि गुजरात के चुनाव प्रतिबिंब है एक तरह से, और साथ से गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं से, और वो चीफ स्ट्रैटेजिस्ट रहे जैसे विनय जी भी बता रहे थे, तो उस पूरे प्रकरण में तो एक ये बहुत बड़ा और मोरल बूस्टिंग होता है पार्टी के लिए। इतनी बम्पर जीत के साथ जब आप अगले मैदान में, जैसे कहते हैं कि एक पारी में आपने शतक लगा दिया, तो अगले पारी में जब मैदान में उतरते तो आपके ओपोनेंट्स भी एक बारी आपको थोड़ा ध्यान से खेलते, तो वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष पे पड़ता है और आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। And Prasad, there was another factor in these elections, Aam Aadmi Party, 10-year-old party which has now managed to become eligible for getting a national recognition as a national political party. What was the message Aam Aadmi Party was trying to convey to its voters in Gujarat and Himachal Pradesh? They failed to even open the account. I think Himachal they withdrew. For some reason, they actually withdrew. They never contested, so that's one reason why they don't get more than 1% vote. But in Gujarat, they were trying to tap in, as one of the panelists also mentioned, that vote which was not happy with the BJP and was only going to the Congress. Just as in Punjab, it happened in 2017. Those who were unhappy with Congress and did not want to go to the Akalis had an option. So they tested Aam Aadmi Party, and by that became a big thing. Similarly in Gujarat, so this is because otherwise Gujarat has ideally seen either the Congress or the BJP for a long time. Before that there was a Janata Dal which also was there. So I think Arvind Kejriwal was trying to tap that latent feeling of people. Okay, I am the alternate. Why didn't you come to me? But both Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, they came down very heavily on this politics of appeasement and politics of freebies, offering freebies. They were very particularly critical of that. And even both the leaders have said that, the people in Gujarat, they don't want anything for free. Well, that'd be fair, because today's results do prove that people of Gujarat have thought about it differently. But yet, we'll have to go and find out how the 13% votes came to Aam Aadmi Party. Obviously, some element of freebies or something which was not accepted by the people who, that 13% who decided to look the other way. बहुत संक्षेप में, चूंकि समय कम है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए मुसीबतें क्या शुरू हो गई हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, एकजुट रखने की मुसीबत? एकजुट से ज्यादा 4 दावेदार तो मान के चलिए, क्योंकि वहां है जरूर, लेकिन कांग्रेस में एक खासियत है कि इशारा देखते हाईकमांड का, और जब हाईकमांड का इशारा हो जाता है तो पार्टी अपने आप चीजें समझ जाती है। चलिए, जैसा कह रहे हैं केवी प्रसाद की हाईकमान का फैसला हिमाचल में मान्य हो सकता है। एक बार फिर हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 182 सदस्यों की विधानसभा में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 154 सीटें जीत ली हैं, 2 पर वो आगे चल रही है, और हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्यों की विधानसभा के सभी परिणाम मिल गए हैं। 40 सीट पर जीतकर कांग्रेस सत्ता में लौटी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें जीती हैं और 3 सीटों पर निर्दलीय जीतने में सफल हुए हैं। केवी प्रसाद जी, इस आकाशवाणी के विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव परिणामों पर परिचर्चा। भाग ले रहे थे दिल्ली स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद, शिमला से प्रोफेसर शशिकांत शर्मा और अहमदाबाद से केतन त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव और पत्रकार विनय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर।